पिछले साल एक हिंदू डॉक्टर को गोली मारकर कराची में कत्ल कर दिया गया था। उसके अगले ही दिन एक सिख बिजनेसमैन को पेशावर में नामालूम अफराद ने कत्ल कर दिया। पाकिस्तान के झंडे का सफ़ेद हिस्सा दागदार है। मजहबी अक़लियतों के खिलाफ माशरे में तो तफरीक की ही जाती है, कभी कभी कानून में भी की जाती है। 1947 में पार्टीशन के वक्त पाकिस्तान की नॉन मुस्लिम आबादी 23% थी और आज 3.2% है। लेकिन पार्टीशन के वक्त पाकिस्तान की ज़्यादातर नॉन मुस्लिम आबादी ईस्ट पाकिस्तान में थी। वेस्ट पाकिस्तान की नॉन मुस्लिम पॉपुलेशन हमेशा से ही कम रही है। हमने पिछले कुछ सालों में कई नॉन मुस्लिम्स को पाकिस्तान छोड़ते हुए देखा है। पाकिस्तानी शनाख्त को इस्लामिक शनाख्त से जोड़ने से ये हुआ कि पाकिस्तान के झंडे के जो सफ़ेद वाले हिस्से में लोग रहते हैं, उनको अपने ही मुल्क में आपने सेकंड क्लास सिटीजन्स का स्टेटस दे दिया है। हमारे सियासतदान भी अक्सर मजहबी अक़लियतों के बारे में नाजेबा ज़बान इस्तेमाल करते हैं। गाय का यूरिन पीने वालों, हम मुसलमान हैं, जो चीज हम रखते हैं वो तुम नहीं रख सकते। बुतों को पूजने वालों, अबे तो मैं कोई यहूदी हूँ, मैं कोई हिंदू हूँ जो मेरे मुंह पर नारा लगा रहा। ये सब सुनकर हम सब पाकिस्तानियों के सर शर्म से झुक जाने चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान तो बना ही मजहबी अक़लियतों के हक की हिफाजत करने के लिए था। अगर हम कहते हैं कि पाकिस्तान बनना ज़रूरी था क्योंकि मुसलमानों को ये डर था कि एक हिंदू मेजॉरिटी मुसलमानों को दबा कर रखेगी और एक अलग मुल्क होना चाहिए जहां लोग खुलकर अपने मजहब प्रैक्टिस कर सकें, पार्टीशन मूवमेंट और उसके वायलेंस में कहीं ये ख्याल खो गया और ह्यूमन राइट्स या माइनॉरिटी राइट्स से हटकर अवाम को मुस्लिम नेशनलिज्म के अराउंड चार्ज किया गया। जब आप कहते हैं कि पाकिस्तान का मतलब कलमा तैयबा है, तो आप नॉन मुस्लिम्स को तो वैसे ही पाकिस्तान के मतलब से निकाल देते हैं। तो पाकिस्तान में मेजॉरिटी ने पाकिस्तान का मतलब इस एक्सक्लूजनिज्म के साथ ही समझा। पार्टीशन से पहले पाकिस्तान का ख्याल अक्सर मस्जिदों और मौलवियों के जरिए फैलाया जा रहा था। वो तो कायदे आज़म को ऐसे पेश करते थे जैसे उनकी 3 फुट की दाढ़ी हो और वो पाकिस्तान में शरिया लॉ नाफिज करने आ रहे हों, पाकिस्तान जिससे सब काफिरों को निकाल दिया जाएगा। ऐसी बातें सुनकर जाहिर सी बात है कि वायलेंस ही होना था। कत्लो गारत की एक बड़ी वजह ये ख्याल था कि पाकिस्तान अब बन गए, तो अब यहाँ क्यों सिख और हिंदू रह रहे हैं? पाकिस्तान ने तो एक मुस्लिम होमलैंड बनना था ना, तो मजहबी अक़लियतों को या तो इंडिया चला जाना चाहिए या उनको मार दिया जाए। इसी तरह बॉर्डर के उस पार मुसलमानों का कत्ल किया जा रहा था। एक वजह वायलेंस की इकोनॉमिक्स भी थी, जिसकी ज़्यादातर लोग बात नहीं करते। ये ख्याल आपको असगर वजाहत के खेल जिन्हें लाहौर ने वेख्या और जमिया ही नहीं में भी नज़र आता है, जहाँ पार्टीशन के वक्त घरों पर कब्जा हो रहा था, चोरियाँ डकैतियाँ हो रही थी, सिर्फ इसलिए कि पैसा बनाया जाए। इसको मैं नफ़रत से ज़्यादा मौका परस्ती कहूँगा। ये वायलेंस, नफ़रत और मौका परस्ती पार्टीशन की हकीकत थी लाखों लोगों के लिए। हम मजहबी अक़लियतों के हक की बात का सोचें भी कैसे, जब गांव जलाए जा रहे हैं, लाशों से भरी ट्रेनें आ रही हैं। ये आज़ादी नहीं, जंग थी। जिन्होंने भी ये देखा है उनके लिए ये जहन्नुम से कम नहीं था। कोई नहीं चाहता था ऐसा हो, फिर कैसे इससे बचा जा सकता था? मेरी राय में अगर अक़लियतों के हकूक़ की हिफाजत पाकिस्तान की सेंट्रल डिमांड होती बनिस्बत मुस्लिम क्वेश्चन के, तो मुसलमान सिख कम्युनिटी के साथ हाथ जोड़कर एक मुहिम चला सकते थे। अगर तो सिख और मुसलमान साथ साथ कहते कि हम दोनों मजहबी अक़लियत हैं, हमारे हक की हिफाजत के लिए हमें एक अलग मुल्क चाहिए, तो इस अलग मुल्क में पूरा पंजाब भी आता और फिर थोड़ी ज़्यादा बराबरी होती इस मुल्क की इंडिया के साथ। 2024 में तो ये एक फ़र्जी ख्याल ही है, पर इस पर सीख पा होने से पहले या मेरे ख़िलाफ़ फतवे निकालने से पहले या बोलने से पहले कि मैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हूँ या 2 नेशन थ्योरी के ख़िलाफ़ हूँ, आप ये जान लें कि ये ख्याल पाकिस्तान के फ़ाउंडर कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को भी आया था। और ये तारीख़ी लम्हा है जहाँ मुझे लगता है कि हमने पाकिस्तान का आइडिया थोड़ा खो दिया। ये है आज का पाकिस्तान लॉस्ट, और यही हम डिस्कस करते हैं डॉक्टर इश्तियाक अहमद के साथ, जिसमें वो बताते हैं कैसे वो तजवीज़ सिख कम्युनिटी को दी गई और क्यों ये कभी हो ना सका। हमेशा से मेरी एक थ्योरी थी, एक हाइपोथेटिकल, कि अगर हम सिखों को अपने साथ कर लेते तो बहुत बेहतर होता। ये आप ही की किताब पढ़कर, आपको ही सुनकर मुझे रियलाइज़ हुआ कि कायदे आज़म ने भी यही सोचा था और कायदे आज़म ने भी सिखों को कहा था कि आप ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे जो डिमांड्स है आपकी, मैं साइन कर दूंगा, आप हमारे साथ मिल जाएं। सो वुडंट यू सी कि ये खुद 2 नेशन थ्योरी के खिलाफ जाता है, अगर कायदे आज़म खुद कह रहे हैं कि सिखों को कि आप हमारे साथ मिल जाएं और साथ हम एक मुल्क बना लें। अच्छा, बहुत अच्छा सवाल है। आई एम वेरी प्लीज कि आप इतने शार्प सवाल कर रहे हैं, क्योंकि जितना अच्छा इंटरव्यूअर होता है उतना ही कोशिश करनी पड़ती है मुनासिब जवाब देने। वो जब इतने अच्छे अजीम गेस्ट आते हैं ना, तो मैं इंटिमिडेट हो जाता हूँ, तो मैंने आज पढ़कर आया हूँ इसी वजह से। नहीं, आप बिल्कुल इंटिमिडेट नहीं हुए। यू आर सो मच ऑन द डॉट और बहुत मजा आ रहा है। लेट मी टेल यू दिस, शुक्रिया। इंटरव्यू को भी तो एक देते हुए इंटरव्यू मजा आ रहा होता है ना, तो थैंक यू वेरी मच।
सबसे पहली बात कि कायदे आजम की मैंने जिन्ना वाली किताब में बार बार इससे पहले ही शुरू हो गया था कि ये सिखों को कह रहे थे कि भारत आ जाए, दुरुस्त। मगर हुआ क्या, देखिए मार्च सिखों के अंदर भी दो ओपिनियन तो थे ना, यानी ज्ञानी करतार सिंह और ये लोग जो इधर ही के थे, उनका ख्याल था कि यार पाकिस्तान से अगर कोई समझौता हो जाए और हमारी सारी सेक्रेट वो हैं, साइट्स भी यहाँ पे हैं, श्राइन्स भी यहाँ पे हैं, तो वाई नॉट, ठीक है। और एक था कि नहीं नहीं, यहाँ पे अगर वो एक मुसलमानों की मेजोरिटी की स्टेट बनी तो जिस तरह सिखों का परसिक्यूशन मुगलों ने किया है, हालांकि मुगलों की भी स्टोरी कुछ परसिक्यूशन की है, कुछ बेनेवलेंस की भी है, मगर आप अपनी स्टोरी को वैसे ही याद रखते हैं ना जो आपका अपना नैरेटिव आता है। और औरंगजेब ने काफी ज्यादती की थी। हाँ, कोई ना आखिरी का जो दौर है वो अलग। तो ये दो ओपिनियन तब भी थी। 6 तारीख, मैंने तो डेट भी दी है, को रावलपिंडी शहर में फायरिंग हुई मुसलमानों की तरफ से और उधर हिंदू सिखों, और दोनों का पल्ला एक जैसे ही था, बल्कि क्योंकि उनके पास आर्म्स ज्यादा थे तो उनका थोड़ा सा शहर के अंदर ज्यादा जोर था, और मेजोरिटी भी थी रावलपिंडी शहर में, बाय द वे। डिस्ट्रिक्ट में नहीं, डिस्ट्रिक्ट 80% मुसलमान था, लेकिन रावलपिंडी शहर में सिखों और हिंदुओं की 64% पॉपुलेशन थी। तो कई फैक्टर्स थे कि उनके हक में जा रहा था। किसने ये फैसला किया, कैसे ये हुआ? 6 की शाम को जब डिंग डोंग बैठी ना, इधर जीत गए उधर भाग गए, तो इन्होंने फैसला किया कि यहाँ से निकल जाओ, और जो गांव है सिखों के, वहां पे ज्यादा सिख थे, हिंदू जो थे वो माइनॉरिटी, यानी इकोनॉमिक उनके पास वेल्थ नहीं थी, सिखों के पास ही थी। उन गांवों को इन्होंने अपना सराउंड करके और ठीक ठाक क्या कहते हैं ऑर्गेनाइज किलिंग की है। सिखों की सोर्सेस तो 10,000 कहते हैं, और अंग्रेजों ने जो अकाउंट दिया, और पुलिस वाले आपको पता है आज भी अपने इलाके में जो होता है कम फिगर्स देते हैं ताकि उनकी फिर वो सुनाई ना हो जाए कि ये तुमने क्या किया। तो वो ऑफिशियल फिगर्स में हल पहले हैं 2004, उसके बाद 3000 तक वो चले गए थे ब्रिटिश फोर्स। हाँ जी, मेरे ख्याल से एनीवेयर बिटवीन 5 to 7,000 इन्होंने मार दिए, मेनली सिख, और उसमें दो हिंदू भी उन्हीं गांव में रहते थे। वहां से फिर जो सिख खानदान बच के गए हैं, उन्होंने पटियाला में जाके फिर पूरे उसके बाद तैयारी हुई है कि अगर दोबारा ये मुसलमानों के साथ हुआ तो हम अपना बदला खूब लेंगे। तो मार्च में जब ये हुआ है, बात ये हो रही है, जिन्ना साहब का एक बयान नहीं है पब्लिक, लियाकत अली खान का कोई बयान नहीं है, पंजाब के जो हेड थे मुस्लिम लीग के नवाब ममडोट, उनका कोई बयान नहीं है सिंपथी का, किसी मुस्लिम लीग का कोई बयान नहीं है कि ये जो हुआ है ये गलत हुआ है और पाकिस्तान में हम ये कत्ल नहीं होने देंगे। अब ये बहुत बड़ा सवाल है कि व्हाई डिड दे नॉट मेक यूज ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी, और सिखों को उनका कम से कम कोशिश तो करते ना कि ज्ञानी करतार सिंह जैसे लोग जो थे, जो आ रहे थे इनके साथ, हाँ जी, वो वाला पल्ला भारी हो जाता, तब तो ये रहे चुप। लेकिन जब उसकी वजह क्या है कि तब तक जिन्ना साहब वाज बिलीविंग कि पूरा पंजाब तो मिलना ही मुझे है, वो तो जब मई में बात शुरू हुई है कि नहीं इंडिया पार्टीशन होगा तो पंजाब और बंगाल भी होंगे, तब इन्हें समझ आई कि अब कुछ किया जाए, बट इट वाज टू लेट।